खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के। आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त 8:37 हुआ चाहते हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। जहूर मेरा साथ देंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तज्जिया और तबसरा इस प्रोग्राम में होगा। अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है, लेकिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जाने से पहले आज के दिन पर खुसूसी तौर गुफ्तगू होती है। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मुख्तलिफ मौज़ूआत की बात है तो आज बात ज़रा मुलाजमीन की होगी, अदालतों की होगी, किसानों की होगी और उन मामलात पर भी जो आप इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज और सिविल इदारों से या कानून नाफिज करने वाले इदारों से जुड़े हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि राब्ते मुनक़ता गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है वो आपको ब्रीफ किया जाएगा इस प्रोग्राम में, और साथ साथ कोशिश ये भी रहेगी कि आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाए। ये सारे पॉसिबल हो सका तो प्रोग्राम के आखिरी 20 मिनट जो आपके नाम वक्फ किए जाते हैं। बहरहाल आगाज़ प्रोग्राम का करेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देखते और सुनते हैं, न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें तीनों ज़बानों में, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तहरीरी मवाद या कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो वहाँ पर भी आप जाएं, अपने तासुरात ज़रूर पेश करें। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर वक्फे से नशरियात जारी हैं। इंस्टाग्राम को और बाकी समाजी राब्ता साइटों पर भी हमारे और आपके राब्ते बदस्तूर जारी रहेंगे। तो आगाज़ प्रोग्राम का करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। ज़हूर बताएंगे कि फरवरी की 23 तारीख क्यों अहमियत की हामिल। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तो आई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि आज माजी में क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर। चंद अहम वाक़ात है वो हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज 23 फरवरी है साल 2024। ताहम आज के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है, और आपको बता दें कि आज के दिन 23 फरवरी 1904 में अमेरिका ने $10 मिलियन के बदले पनामा नहर का कंट्रोल संभाला। ये खरीदी थी इन्होंने। और आज के दिन 1994 में तुर्की में, जिसे आज आप तुर्किया कहते हैं, पहली बार मोबाइल फ़ोन के ज़रिए राब्ते का आगाज़ हुआ था। इसकी शुरुआत भी आज ही हुई थी। और आज के दिन 23 फरवरी साल 2010 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ये मैच खेला था जिसमें इन्होंने नॉट आउट रहे 200 रन बनाए थे। और ये क्रिकेट की तारीख में एक बड़ा दिन है और हिंदुस्तान के लिए भी। और आज के दिन 1846 में केमिस्ट्री के माहिर और मुअज्जिद मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम दरियाफ्त किया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और 23 फरवरी 1918 में आज के दिन सफेद रेड आर्मी क़याम अमल में लाया गया। और आज के दिन 1940 में रूसी फौज ने यूनान के करीब लासी जजीरे पर कब्जा किया, अपनी हुकूमत संभाली थी वहाँ पे। और आज के दिन 1946 में हिंदुस्तानी बहरी फौज ने अंग्रेज अफसरान के खिलाफ बगावत की थी। बगावत की शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1970 में गयाना को आज़ादी मिली थी, आज़ाद हुआ था ये मुल्क। और आज के दिन 1991 में थाई में फौजियों ने हुकूमत के तमाम इख्तियारात छीन लिए और अपना कंट्रोल संभाला था। वहीं 23 फरवरी 1991 में आज के दिन अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने इराक के खिलाफ ज़मीनी हमला करने का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 2001 में खला में 15 साल तक खिदमत अंजाम देने वाला खलाई स्टेशन जो है उसको 15 साल के बाद फिर गिराया गया था। और आज के दिन साल 2006 में 23 फरवरी साल 2006 में इराक में नस्ली तशद्दुद हुआ था जिसमें करीबन 160 अफराद मारे गए थे। ये भी आज के दिन हुआ था। तो ये माजी में कुछ चंद अहम वाक़ात थे मुल्की और आलमी सतह पर, वो हमने आपके सामने रखेंगे। लेकिन माजी के बाद अब आज के दिन के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले किसानों की। आसिफ रशीद बताएं। बिल्कुल, 2 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद। खबरों, तज्जियों और तबसरों की तरफ रुख करेंगे और सबसे पहले बात उस आंदोलन की जिसका आज 11वां दिन है। और इस तहरीक के बीच एक किसान की मौत के बाद हंगामा इतना बरपा है कि हुकूमत और किसानों के दरमियान नया प्लान दोनों अतराफ से बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहां पर मार्च 14 तक तकरीबन अगले 20 दिनों के दौरान किसान लीडरान या तहरीक के जो जिम्मेदारान हैं, जिनमें किसान संयुक्त मोर्चा है, वो तमाम लोग कहां पर कब एहतिजाज करेंगे ये तैयारियां हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडरान हैं, जिनमें अरकान पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के अलावा जो इस वक्त MLAs हैं या बाकी तमाम जिनमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी शामिल हैं, उनके खिलाफ आज मोर्चाबंदी करने की कोशिश की जा रही है, यानी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। दूसरा,
21 साल एक किसान की मौत के बाद आपको याद होगा कि शंभू बॉर्डर और आसपास हंगामा काफी ज्यादा देखा गया और ऐसी सूरत हाल बनी कि किसान तहरीक शायद अभी जल्द खत्म हो पाए और ये जो ताअत्तुल खत्म करने की कोशिश सरकारी सतह पर अब तक हुई है वो भी मुकम्मल तौर कामयाब होता नजर नहीं आया है। 14 मार्च में ऐलान कर दिया गया है कि 14 मार्च को दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर एक महापंचायत की जाएगी और इतलात के मुताबिक 200 के आसपास किसान तंजीमें जो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है, इनके अलावा भी कई तंजीमें इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। साथ साथ खबर यह भी है कि मुख्तलिफ हिस्सों से किसान इस वक्त, चूंकि ये तातुल जो है वो तब शुरू हुआ था न सिर्फ जब किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स या उस बेल्ट के ऊपर जहां तक प्रोटेस्ट बार बार होता रहा, जहां पर फायरिंग हुई, शेलिंग की गई, जहां पर कई लोग जख्मी हुए, पुलिस पर पथराव की भी वाकयात की इतलात मौसूल हुई, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को यानी 2 दिन बाद एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ये भी बताते चले 11 दिनों के इस एहतिजाज या किसानों के इस आंदोलन के बीच हुकूमत ने 4 मरतबा किसानों को इससे पहले बातचीत के लिए बुलाया। चंडीगढ़ में बातचीत हुई, कोई बात नहीं बनी और अब ये खबर है कि एक बार फिर से किसानों की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत के मुज़ाकरात की दावत के बावजूद भी कि वो दिल्ली भी कूच करेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि प्रोटेस्ट इसलिए होल्ड पर है, तकरीबन इस वक्त जो एक अहम पेशरफ्त हुई है उसमें हमने ये देखा कि एक किसान की मौत के बाद यह हंगामा मुसलसल चलता गया। दूसरी तरफ किसान मोर्चे की तरफ से 6 लोगों की एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मकसद ये है कि काला दिवस मनाने की तैयारी भी हो रही है और इतना ही नहीं, आगे की जितनी लवाजमात पूरी करनी है उन सब पर गौर फिक्र किया जाएगा। वो सारी चीज़ें तय प्लान के मुताबिक देखी जाएंगी। बड़ी बात यह है कि किसानों ने जब एहतिजाज शुरू किया तो हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो किसान की मौत हुई हो या इसके अलावा दीगर मामलात। सारी चीज़ें ऐसी थी जहां पर इंतज़ामी सतह पर अब तक ये कोशिशें की जाती रही कि फौरी तौर पर बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाशा जाए, मगर ये सारी चीज़ें अब तक ज़रूर नाकाम होती नजर आ रही हैं और इसका असर उस नेशनल हाईवे के ऊपर जो दारुल हुकूमत दिल्ली को बाकी रियासतों के साथ जोड़ती है, वहां पर भी कामकाज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल, अभी भी किसान और हुकूमत के दरमियान कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से जो किसान प्रोटेस्ट है इसमें कहीं ना कहीं शिद्दत आ रही है और लगातार किसान दिल्ली चलो पर बज़िद है और जो बाकी संगठन हैं उनकी भी हिमायत जो है किसानों को हासिल है। और इससे भी जहां पर एक किसान की मौत हुई, करीबन 21 साल नौजवान जो है उसकी मौत हुई, उसके बाद मज़ीद जो है कशीदगी हालात देखने को मिली, क्योंकि लगातार किसान जो है वो दिल्ली पर बज़िद है, दिल्ली चलो आंदोलन पर, और कहीं ना कहीं हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत भी ज़्यादा देर तक इस ये जो एहतिजाज है या किसान सड़कों पर है इसको ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएगी, क्योंकि इंतखाबात भी नज़दीक सरगर्मियाँ जारी हैं उसके लिए भी। और अब 14 मार्च रामलीला मैदान दिल्ली एक ऐसा प्लान तरतीब दिया गया है जिसके मुताबिक वहाँ पर अगली रैली करने की तैयारी हो रही है। लेकिन यौम स्याह और इसके अलावा 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च ये नए प्लान का हिस्सा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मौसम ने करवट ली है। अच्छी बात है, काश्तकारों को राहत मिली, लेकिन आइंदा 24 घंटे काफ़ी खतरनाक भी रहने वाले हैं। वार्निंग्स जारी की जा रही हैं और ये सब उस वक्त हो रहा है जब 27 से 29 मार्च के दरमियान एक और वेट स्पेल या बर्फबारी और बारिशों का एक और सिलसिला अब देखेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं। कुछ मेहमान वादी कश्मीर पहुंचे थे, इस दौरान बर्फानी तोदे की जद में कई लोग आए और उसके बाद जैसे ही एक किसान यहाँ पर एक सयाह की मौत होती है जो बतौर स्कीयर वादी कश्मीर शुमाली इलाका जात में पहुंचा था, अब बैक टू बैक एडवाइजरी ज़रूर जारी की जा रही है। बिल्कुल, बैक टू बैक एडवाइजरी और एडवाइजरी फिलहाल तमाम खासकर जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग है वहाँ पे बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग लगातार जारी की गई है। और जिस तरह से हमने देखा एक अफसोसनाक वाक़ा, एक बर्फानी तोदा गिराया जिसके नतीजे में जो स्कायर थे गैर मुल्की रूस से उनका ताल्लुक बताया जा रहा था वो उसकी जद में आ गया। ताहम फिर उसके बाद जो है इंतज़ामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए जो 7 थे उनको बचा लिया गया। ताहम एक की जो है उसमें मौत वाक़ा हुई है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 से लेकर 29 फरवरी तक फिर से बर्फबारी हो सकती है और तमाम लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। ख़ासकर जो बालाई इलाकों में रहने वाले लोग हैं या गुलमर्ग सयाहती मकाम में जो सयाह इस वक्त है उनसे भी कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, चलने फिरने में एहतियात बरतें, क्योंकि गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में अभी भी जो है स्नो एवलांच का ख़तरा है
और बर्फानी तोदे गिराने का इम्कान है। और जिस तरह से हमने कल भी देखा, अगरचे पहले ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से वार्निंग जारी की गई थी कि बर्फानी तोदे गिराने के इम्कान हैं, सुनो एवलांच आ सकता है, और जिसमें हमने कल देखा कि एक बड़ा बर्फानी तोदा गिरा है जिसके नतीजे में कई सयाह फंस गए, जिसमें एक की मौत हुई। ताहम करीबन 7 जो है जिनका ताल्लुक रूस से बताया जा रहा है, उनको इंतज़ामिया ने, पुलिस ने बहिफाजत उनको बचा लिया गया। जिस शख्स की मौत हुई है इसका ताल्लुक भी रूस से था और तकरीबन 2 बजे के आसपास खिलन मार्ग का इलाका है, अफरवट पहाड़ी सिलसिला जो आप जानते हैं, चूँकि सयाहती सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती हैं और ये तमाम स्कीयर्स जो ज़्यादातर इनमें चूँकि रशिया के थे, पहले कहा गया कि 6 का एक ग्रुप था और बाकी 2 लोग भी इसकी ज़द में आए जो दूसरे ग्रुप का एक हिस्सा थे। और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, इसके अलावा SDRF हो, गुलमर्ग की मकामी पुलिस हो, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो हिस्सा है, गुलमर्ग के अंदर जो पुलिस के एहलकार तैनात हैं, दीगर तमाम लोग, बहुत कोशिशें की गई, काफ़ी मुशक्क़त की गई, लेकिन ये तमाम लोग मेहनत करने वाले, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पर रखकर कार्रवाई यहाँ पर शुरू की। क्योंकि 2 तरह के चैलेंजेस थे। जब यहाँ पर उस लाश को, जिसकी एक मौत की तस्दीक की गई, उसको रिकवर करने की कोशिशें हो रही थी, उस वक्त भी बर्फीला तूफान था। फिर ये खातून जो बचकर निकली, इन्होंने एयर बैग का इस्तेमाल किया। प्रोफेशनल्स हैं, वो जानते हैं कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन उनके साथ ही शायद उनका ये आखिरी सफ़र था जिसमें से एक की मौत हो गई, जिसके बाद में इंतज़ामी ने तस्दीक की। लेकिन साथ साथ इंतज़ामिया अब काफ़ी मुतारिक नज़र आ रही है। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा इशफाक डार हैं, टंगमर्ग और गुलमर्ग के दोनों इलाकों से मुसलसल वो हमें ब्रीफ करते रहे हैं। इस वक्त गुलमर्ग से बराह रास्त हमारे साथ हैं। इशफाक, एक तो ये बताइएगा कि ये कल 6 लोगों के ग्रुप की इतलात 2 बजे के आसपास मौसूल हुई, आपने भी खबर ब्रेक की, फिर 7 लोग रेस्क्यू किए गए, फिर पता चला कि रशिया से एक स्केयर जो नॉर्दर्न बेल्ट में आया था उसकी मौत हो जाती है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि बैक टू बैक कुछ एडवाइजरीज भी आई हैं और जो हमारी जानकारी है, जम्मू और श्रीनगर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो 27 से 29 के दरमियान फिर से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला आप पूरे कश्मीर के अंदर देखेंगे। तो दैट मीन्स अलर्ट रखा जाएगा और स्कीइंग का फिलहाल सिलसिला बंद किया जा रहा है या रोका जाएगा एहतियाती तौर पर? जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरोड के कोंगडोरी इलाके में जो है, जहां से यहाँ पर ये इसे खिलन मार्ग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर इसे जो ये कल यहाँ पर एवलांच आया था वो छूल के मुकाम पर आया था, जहां पर फादर स्कीयर्स का ग्रुप जो है सवेरे सवेरे स्कीइंग के लिए जा रहा है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर 5 से 6 फुट की बर्फ इस वक्त भी मौजूद है। जब हमने कल वहां पर गए हैं तो हमने देखा कि 5 से 6 फुट की बर्फ जो है वो इस पहाड़ी पर अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर जो सयाह जो है वो आते हैं, और क्योंकि अगर हम कोंगडोरी की बात करेंगे, कोंगडोरी से आगे ये लगभग जो है 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये मौजूद है, जहाँ पर ये अवलांच कर आया था। और उस पर जाके जो है ये बड़ा हादसा जब पेश आया तो उसके बाद में इंतजामिया ने यहाँ की जो जी एरिया है जहाँ पर अवलांच आती रहती है, तो इस एरिया को फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है स्कीइंग के लिए। कोई भी जो है यहाँ पर के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि लेकिन उसी एरिया पर जो है गुज़श्ता साल भी अवलांच आया था, उस अवलांच में जाके जो है यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई थी। तो आज इंतजामिया ने फिलहाल फैसला लिया है कि जब तक ना इससे पूरी तरह से मेडिकेशन हो और कोई भी यहाँ पर जो गैर मिल्की सयाह है या जो स्कीइंग के लिए यहाँ पर आते हैं वो इस एरिया में नहीं जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया कि जो खेलो इंडिया के बात अगर करेंगे तो खेलो का जो मुकाबला था वो इससे काफी दूर चल रहा था, वो कोंगडोरी के बेस कैंप पे चल रहा था और वहां से ये काफी दूर एरिया है। और वही ये भी बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बार बार कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही थी, वार्निंग्स इशू की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर आज के वक्त में नक्ल हरकत से गुरेज करें। कहाँ पर ये गलती हुई? क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हम कह सकते हैं इसको, जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच, उन अथॉरिटीज़ के बीच जो इन विंटर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, कि एक बड़ा ग्रुप चला जाता है और अचानक से वहाँ पर यह हादसा पेश आता है, एक की मौत हो गई, ये सारा सिलसिला बाद में। लेकिन उससे पहले, हादसे से पहले, हम इसको कम्युनिकेशन का एक गैप कहें, जिसका नतीजा हमने ये देखा कि एक गैर मुल्की मेहमान की मौत हुई।
आसिफ जी, जिस तरह से हम इस पहाड़ी के बारे में अपने नाज़रीन जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त है उनको शायद बहुत ही मालूम होगा, क्योंकि ये पहाड़ी जो है ये काफी ऊंचाई पर है और जब यहाँ पर दिन में कभी भी जब बर्फबारी और बाद में अगर यहाँ पर बर्फबारी होती है तो जैसे ही यहाँ पर जो है दिन में धूप खिलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है छोटे मोटे अवलांच आते रहते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप जो कल सयाजी मुकाम गुलमर्ग की अप्रोच चोटी पर टेस्टिंग के लिए गया था, ये पार्टनर स्केल थे, क्योंकि ये जो स्केल है ये उन स्लोप जो सरकार की तरफ से अप्रूव किए गए हैं, यहाँ की इंतजामिया की तरफ से अप्रूव स्लोप किए गए हैं, वहां पर स्कीइंग के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि इनका यही कहना होता है कि ये यहाँ पर जो है इसी एक्टिविटी के लिए आए हैं, क्योंकि ये हिली स्कीइंग के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये गए थे, लेकिन बाद में इनको जो एडवाइस दी जाती है सुबह सुबह यहाँ पर, क्योंकि सिटी पेट्रोलिंग टीम जो है वो यहाँ पर तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये जो उन एरियाज में जाते हैं जब बैक कैंसलिंग के नाम से भी जानते हैं, तो उस एरिया में जाके जो जब स्कीइंग करते हैं तो इस तरह के एवलांच जब आते हैं तो इनका जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई भी कर दी है मजीद बर्फबारी की। अब क्या स्कीइंग फिलहाल करने की इजाजत होगी? इस ऊपरी इलाके में जाने के लिए अलाउड किया जाएगा? क्योंकि जिस एरिया हाफतखोट इलाका और ये जो एरिया है जो शूल के मुकाम से जानते हैं, इन दोनों एरिया में फिलहाल जो है जो स्कीइंग को जाने से रोका गया और यही कहा गया यहाँ की तरफ से इन दो एरिया में वो स्कीइंग करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 26 से लेकर 28 तक दोबारा से जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी होने के इम्कान जो है यहाँ पर दिए गए हैं, उस हवाले से यहाँ पर भारी बर्फबारी में हो चुकी है। तो इशफाक, जो सयाह वहाँ पे है, गैर मुल्की सयाह या मुकामी सयाह जो वहाँ पे है या जो स्काइंग के लिए आते हैं, उनके लिए कोई खास एडवाइजरी? देखिए, एडवाइजरी यही है कि सयाजी मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि यहाँ पर दो किस्म के, एक तो हमारे जो मेहमान यहाँ पर आते हैं, सयाह जो आते हैं वो यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पर जो स्कीयर्स आते हैं वो खाली स्कीइंग का लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर स्कीइंग कर रहे हैं। तो ये एडवाइस जो आज यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है फिलहाल स्कीयर्स के लिए, जो पार्टनर स्कीयर्स यहाँ पर आते हैं जो इन पहाड़ियों पर स्कीइंग के लिए जा रहे हैं, उन्हें ये कहा गया फिलहाल जो है जब तक इस पे मेडिटेशन हो तब तक इस इलाके में जो है स्कीइंग के लिए नहीं जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए। बता रहे थे कि मौसम तब्दील फिर से होने वाला है, लेकिन बदलते मौसम के बीच बर्फ की सफ़ेद चादर पर जो लोग लुत्फानंदोज बदलते मौसम से हो रहे थे उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। उसमें एक गैर मुल्की सयाह की जान चली गई। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की हुई है तो वो राब्ता सड़क जो एक तरह से शाहरग कहलाती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बार बार ट्रैफिक जाम, सड़क का बंद होना मुश्किलात का सबब बन रहा है। आज इतलात यह है कि नेशनल हाईवे ज़हूर इस वक्त ओपन तो है, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी और बदतरीन ट्रैफिक जाम कुछ एक इलाकों में बाइस से मुसीबत बना है। बिल्कुल, लगातार कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद थी, जिस वजह से कई गाड़ियां दरमानदा थी, कई तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और कई जो मुलाजिम थे वो इस शाहराह पर फंसे हुए थे। ताहम कल कहीं ना कहीं जो है उन मुसाफिरों को राहत मिली, उन ड्राइवरों को राहत मिली, क्योंकि करीबन 3 दिन के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को कल जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया, एक तरफा ट्रैफिक के लिए। और जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी, गाड़ियाँ दरमानदा थी कई दिनों से, तकरीबन 3 दिनों से जो गाड़ियाँ दरमानदा थी उनको आगे चलने की इजाज़त दे दी गई। चलिए, आरिफ वहीद भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। आरिफ, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे 3 दिन के बाद जो है कल शाम के समय जो है आफ्टरनून के बाद शाहराह को बहाल कर दिया गया और जिस तरह से रात भर और शाम तक भी जो है देर शाम तक भी हम देख रहे थे कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार काफी ज्यादा जो है वो हाईवे पे जो है फ्लो जो है देखने को मिल रहा था दोनों तरफ से। और अगर आज की बात करें तो आज भी मौसम जो है वो बेहतर है, खुशगवार है। तो इसके चलते जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे यहाँ पर एडवाइजरी के मुताबिक जो है ट्रैफिक चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मौसम के मिजाज थोड़े से और बिगड़ते हैं और जो स्लाइड वाले एरियाज हैं तो उसमें चमलवास, रामसू, शालगढ़ी और केला मोड़ और साथ में कुछ अन्य मकामात है, हिंगनी के जो इलाका जात है, ये फिर से हाईवे में जो है कहीं ना कहीं पे जो है ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जो है ये एरियाज परेशानी बन सकते हैं। तो आरिफ, जो पिछले कई दिनों से दरमानदा गाड़ियां थी या दरमानदा जो मुसाफिर, अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है कि तकरीबन 80 के करीब बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये नेशनल हाईवे का ही इंसिडेंट है या दाएं बाएं कहीं बच्चे फंसे हुए थे, मुसाफिर फंसे? आरिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल आसिफ, मेरे पास जो है अभी इस बारे में जो है वो जानकारी नहीं है कि कहाँ पे ये हुआ है। अलबत्ता हाईवे के ऊपर जो है ऐसी कोई खबर नहीं है। तो रूरल एरिया में जो है पोगल के इलाके में कुछ मकानों को नुकसान होने का खतरा है, शायद वहां या और कोई होगा, लेकिन हाईवे के ऊपर जो है फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। जिस तरह से रात देर गई तक भी, तकरीबन 10 बजे के करीब तक भी मैं नेशनल हाईवे रामसू वगन वाले सेक्टर में था, जहां से हमने बराह रास्त कल सारी जो है सूरत हाल दिखाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे हाईवे के हवाले से जो है अगर हम बात करें तो उसमें ट्रैफिक रेगुलेशन में इस समय कोई दिक्कत नहीं है। अलबत्ता मजीद अगर बारिशें होती है तो हाईवे में नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल है, ये हम समझ सकें, या फिर अभी सिर्फ जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको बीच बीच में आर्जी बुनियादों पर ओपन करके छोड़ा जा रहा है? देखिए आसिफ, यहाँ पे अगर ट्रैफिक हुकाम की भी माने तो उन्होंने ये कह दिया कि कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक को जो है पूरी तरह से बहाल कर दे। लेकिन रात जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि पूरी रात भर जो है दोनों तरफ से जो भी दरमांदा गाड़ियां थी उनको निकाला गया, और हाईवे पे जो है जहां जहां पे स्लाइड वाले एरियाज है वहां पे डबल भी जो है बनाया गया। अलबत्ता जो डलवास का इलाका है वहां पे थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन अगर यूं हम कहें कि कौमी शाहरा जो है कल शाम से ही जो है आमदरफ्त के लिए दोनों तरफ से जो है जो छोटी गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है, और बड़ी गाड़ियों को जो है वन में चलाने की जो है वो इजाजत दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तो बात मौसम की थी, लेकिन बदलते मौसम में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी भी कई सिविल इदारे लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे और खबर ब्रेक के उस पार, और इसी मामले में तहकीकात भी शुरू कर दी गई है क्योंकि एक लापरवाही वाला मामला सामने आया है। ब्रेक के उस पार पूरी खबर आपको बताएंगे और साथ साथ अदालत के एक बड़े फैसले की बात करेंगे। लेकिन क्या आज के वक्त में जिस कमेटी को तश्कील देने का हुक्म दिया गया था उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सका या नहीं, और साथ साथ बच्चों के लिए भी एक हुक्मनामा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से सामने आया। ब्रेक के उस पार तफसीलात।